हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां एक बार फिर हम आप तक लेकर आए हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग, जो कि आज वापस से रिज्यूम हुई है। काफी तीखे आर्ग्यूमेंट्स हमें यूनियन की तरफ से सुनने को मिले हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ही पावर्स को रिस्ट्रिक्ट एंड लिमिट करने की बात उठी है और कैसे कहा गया है कि उन्होंने गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पर टाइमलाइन लगाकर काफी गलत किया है। अब लास्ट हियरिंग में काफी हीटेड डिबेट्स ऑलरेडी देखने को मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंदोरकर बैठे हैं। अब तक इस केस में हमने यूनियन और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्ग्यूमेंट सुने हैं, जो कि इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फेवर में है। पर सबके आर्ग्यूमेंट्स के बाद कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पे एक टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बेंच एक ही सवाल पूछ रही है कि अगर गवर्नर अपना काम ढंग से नहीं करे तो क्या कोर्ट ऐसे केसेस में पावरलेस है। आज की हियरिंग भी काफी हीटेड थी, तो चलिए एक नजर अब उस पे डालते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम हियरिंग रिज्यूम हो गई है और SG तुषार मेहता ने यूनियन की तरफ से कहा कि आउट ऑफ ऑल द इश्यूज ओनली द 2 key questions arise first, whether a writ petition under Articles 32 to 26 can be filed by the government itself, and second, the scope of Article 361 regarding presidential immunity। पहला इशू जो SG तुषार मेहता ने रेज किया वो ये था कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 32 to 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 to 26 डील करता है कि जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये था कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब दूसरा सवाल ये है आर्टिकल 361 से जुड़ा हुआ। तो पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल 361 कहता क्या है। तो बेसिकली वो प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कुछ पावर्स मिले हुए हैं। द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ अ स्टेट shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। तो यहाँ पर SG तुषार मेहता का सवाल यही था कि आर्टिकल 361 में जो प्रोटेक्शन गवर्नर्स को मिली है और प्रेसिडेंट को भी, तो उसके बावजूद कोर्ट इस मामले में क्यों घुस रहा है, जबकि लिखा हुआ है कि कोर्ट को डील नहीं करना चाहिए। फर्दर उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट हैज सॉट द कोर्ट्स ओपिनियन व्हेन सच अ सिचुएशन अराइजेस और इज लाइकली टू अराइज। आई एम पॉइंटिंग टू द तमिलनाडु जजमेंट वेयर अ लीगल व्यू हैज ऑलरेडी बीन टेकन। None of us had earlier assisted the court, but now I will be addressing these issues. Since these are purely legal questions, they are justiciable and will continue to arise in the future। तो SG तुषार मेहता ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट सुनाया था, तब प्रेसिडेंट गवर्नर की तरफ से किसी को कंसल्ट नहीं किया गया था, इसलिए भी वो सारे पॉइंट्स इस हियरिंग में उठाने वाले हैं। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि सो वुड योर लॉर्डशिप्स entrust the state to file writ petition? The problem with that is the state being a constitutional body cannot have fundamental rights. They might represent the rights of others, but it itself cannot have, and 32 is filed for violation of fundamental rights। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि आर्टिकल 32 वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में फाइल होता है, और यही पर SG तुषार मेहता समझाना चाह रहे थे कि स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, जिसके तहत वो आर्टिकल 32 के बिहाफ पे उसे यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट आए। यहाँ पर एक और आर्टिकल का पॉइंट उठता है और वो है आर्टिकल 131। यहाँ पर SG मेहता ये भी कहना चाह रहे थे कि स्टेट के पास सिर्फ आर्टिकल 131 के तहत राइट है पिटिशन फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इस आर्टिकल 131 में दिया गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कहा गया है प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को सब्जेक्ट रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, between the government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other, or between 2 or more states। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर एक स्टेट और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो या फिर स्टेट और यूनियन के बीच, तभी उस केस में आर्टिकल 131 का यूज करते हुए एक स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि प्रेसिडेंट ने ये सवाल अपने रेफरेंस में भी उठाया था कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अभी इस सवाल पर जवाब देने से मना कर दिया है। Further, SG ने कहा कि this is what happened when the state of Karnataka came for a water dispute, and your lordship said that there is separate article under which is 262 for intra-state water dispute, and thus they cannot come under other article. Hence, one constitutional provision can also bar jurisdiction under Article 32. I am only on the point of maintainability। तो viewers, यहाँ पर SG तुषार मेहता ने कहा है कि जो स्टेट्स आए थे गवर्नर्स के पावर को चैलेंज करते हुए आर्टिकल 32 के तहत, तो वो गलत आर्टिकल के थ्रू आए थे। अगर
अगर वो आ सकते थे तो वो आर्टिकल 131 के तहत आ सकते थे। और क्योंकि कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये भी हेल्ड किया हुआ है कि अगर स्पेसिफिक आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उस आर्टिकल के तहत नहीं आ रहे तो आपका केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा। तो यही बात एसजे तुषार मेहता ने यहाँ पर हाईलाइट की थी। और यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 260 की बात भी उठाई थी, जिसमें स्पेसिफिकली स्टेट किया गया है कि एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। तो यही पर एसजे तुषार मेहता ने समझाया कि जब इस केस के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है और जब दूसरे केस में भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल है तो किसी और आर्टिकल के तहत स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि इफ अ स्टेट फेसेस अ लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस दैट द लोकल पुलिस कैन नॉट कंट्रोल, कैन द सेंटर अप्रोच द कोर्ट टू सीक डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस? माय व्यू इज दैट द आंसर वुड बी इन द नेगेटिव। अब यहाँ पर एसजे मेहता ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है या एग्जाम्पल दिया है सुप्रीम कोर्ट को समझाने के लिए कि जिसके पास जितने पावर्स है उतने ही पावर्स वो कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीजीआई बीआर गवई का एक सवाल आया कि द फ्रेमर्स एक्सपेक्टेड गवर्नर्स टू एक्ट प्रॉम्प्टली, कैन वी इग्नोर दैट अ गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन अ बिल फॉर 6 months? इसके जवाब में एसजे तुषार मेहता ने कहा कि द टाइम लिमिट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड वन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स इन एक्शन डजंट जस्टिफाई द कोर्ट डायरेक्टिंग अनदर। पर इस पर सीजीआई बीआर गवई ने वापस से सवाल उठाया कि बट इफ दिस कोर्ट इटसेल्फ डिलेज फॉर 10 years, कैन द प्रेसिडेंट देन स्टेप इन? तो एसजे तुषार मेहता ने भी कहा कि इफ योर लॉर्डशिप्स पास एंड मैंडेवस टू गिव असेंट, दिस वुड अमाउंट टू मेकिंग ऑफ द लॉ व्हिच डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द कोर्ट। तो एसजे तुषार मेहता ने यहाँ सीजीआई को समझाने की कोशिश की कि अगर एक ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे ऑर्गन के पास ज्यादा पावर्स आ जाती है। फर्दर उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट दिस कोर्ट विल नॉट इशू मैंडेवस टू फ्रेम अ लॉ और इम्प्लीमेंट अ लॉ। आर्टिकल 361 becomes nugatory if this court accepts the power of the state government to file a writ। अब यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा का सवाल था कि कैन सच ए डायरेक्शन बी इशूड अंडर आर्टिकल 131 और देयर इज नो फोरम एट ऑल फॉर दिस। तो अब यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल उठाया कि आर्टिकल 131 के केसेस में क्या ऐसे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं और क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? तो एसजे तुषार मेहता ने कहा कि यूजुअली केसेस ऐसे होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स गवर्नर को डिफेंड करते हैं, बट यहाँ जितने सारे स्टेट्स आए हैं उन्होंने गवर्नर्स पर ही एक इल्जाम लगाया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाए तो पहले उन्होंने बात की है आर्टिकल 154 की, जो कि कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि गवर्नर्स के पास काफी पावर्स है, ऐसा हमें इस आर्टिकल के तहत भी देखने को मिला है। और वहीं उन्होंने बात की थी फिर आर्टिकल 155 की, जिसमें दिया गया है कि अपॉइंटमेंट गवर्नर का प्रेसिडेंट द्वारा होता है। पर उन्होंने अब इस केस में समझाने की कोशिश की कि अगर आर्टिकल 131 का यूज होता भी है तो वो स्पेसिफिकली स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है और कन्वीनियंस के लिए ये नहीं माना जा सकता कि यहाँ पर गवर्नर को यूनियन ऑफ इंडिया मान लिया जाए और आर्टिकल 131 के तहत उनके अगेंस्ट केस फाइल हो। तो हियरिंग काफी हीटेड रही है। आपने जैसा कि देखा व्यूअर्स, एसजे तुषार मेहता ने काफी सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं। सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस नरसिम्हा ने भी कुछ काउंटर क्वेश्चंस रखे हैं। तो क्या इस हियरिंग का नतीजा हो सकता है, हमें जल्द पता चलेगा। पर हियरिंग अभी भी कंटिन्यू रही है और इस हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।